नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस एकेडमी पर। मिजोरम, गोवा और लद्दाख को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यह पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता क्या है और इन राज्यों को यह दर्जा कैसे दिया गया है। इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि भारत में जो नए राज्य हैं, उनको बनाए जाने की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि कैसे 14 से 28 राज्यों का गठन हुआ। तो यह वीडियो करंट अफेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा है, यह करंट अफेयर का पार्ट है। इसके साथ साथ राज्य बनाने की जो प्रक्रिया है, यह आपका पॉलिटी का पार्ट है। और कैसे 14 से 28 राज्य बने, यह भी आपका पॉलिटी का पार्ट है, यानी जीएस का पार्ट है। तो हम करंट अफेयर के साथ साथ जीएस को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो आपका मिजोरम है, गोवा है और लद्दाख है, इसको पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा दिया गया है। तो यह टर्म क्या है, इसे हमें समझना होगा। देखिए, भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वह आई थी 2020 में। 2020 में आई इस नीति के तहत यह प्रावधान किया गया कि 2030 तक, यानी अगले 10 सालों में जो वयस्क साक्षरता है, इसको करना है 100%। तो 18 साल से ज्यादा उम्र की जो साक्षरता है, इसको करना है क्या, 100%। कब तक? 2030 तक। कहां से लक्ष्य है? 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तो यह लक्ष्य था। इसी के तहत 2022 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का नाम क्या है? उल्लास। उल्लास मतलब अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी समाज में जितने भी लोग हैं, इनकी लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत लर्निंग हो पाए, इस बात को समझना है। यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कार्यक्रम का नाम क्या है? उल्लास। इसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि जो 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, इनको बुनियादी रूप से पढ़ना लिखना और बेसिक अंकगणित यह सिखाने के लिए शुरू किया गया। यानी 15 साल से जो ज्यादा एज के लोग हैं, इनको बेसिक शिक्षा मिल सके। और बेसिक शिक्षा मतलब पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन यह सीख सके। इस बात के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम कौन सा? उल्लास कार्यक्रम। और उल्लास कार्यक्रम किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। इसी कार्यक्रम के तहत, यानी जो बुनियादी रूप से पढ़ना लिखना और अंकगणित सीखना, इसी के तहत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया। यानी कि अब यहाँ के लोग न केवल पढ़ना लिखना जानते हैं, बल्कि जीवन कौशल और संख्या ज्ञान को भी रखते हैं। यानी कार्यात्मक साक्षरता क्या है? ऐसे लोग जो साक्षरता के हिसाब से काम कर पाए। यानी जो पहले परिभाषा थी साक्षरता की, वह क्या थी कि केवल पढ़ना लिखना जानते हो। इसको एक्सटेंड किया गया, इसको विस्तृत किया गया और इसमें यह शामिल किया गया कि वह जीवन कौशल और संख्या ज्ञान को भी रखें, तब उसको कहा जाएगा क्या? कार्यात्मक साक्षरता। इसी के तहत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख, इनको घोषित किया गया है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य। तो यह प्रमुख तथ्य हो गया। इसमें प्रावधान क्या है कि अगर किसी राज्य की या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश की जो साक्षरता दर है, वह 95% से ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। यानी किसी भी राज्य में या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में 95% से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जो जीवन कौशल से जुड़े और संख्या ज्ञान से जुड़े साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, उसे कहेंगे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। इसके तहत कौन कौन से राज्य हैं? यानी उल्लास जो कार्यक्रम है, इसके तहत जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरी है, वह कौन कौन सी है? पीछे हमने देखा, लेकिन इनका क्रम क्या है? कौन पहले है, कौन बाद में है? यह आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला कौन सा है? पहला है आपका लद्दाख। लेकिन यह क्या है? यूनियन टेरिटरी। यह घोषित कब हुआ? 24 जून 2024 को। दूसरा कौन सा है? मिजोरम। लेकिन मिजोरम आपका क्या है? राज्य है। यह घोषित कब हुआ? 20 मई 2025 को। तो पहला कौन सा घोषित हुआ? अगर आपसे पूछेगा कंबाइन, यानी राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला के, तो पहला कौन सा हुआ? लद्दाख। लेकिन अगर आपसे राज्य पूछेगा तो पहला कौन सा हुआ? मिजोरम। ओवरऑल पूछेगा आपसे दूसरा कौन सा है, तब हुआ मिजोरम। यानी ओवरऑल पहला कौन सा है? लद्दाख। राज्यों के केस में पहला कौन सा है? मिजोरम। और तीसरा कौन सा है ओवरऑल? तो वह है आपका गोवा। लेकिन राज्यों के केस में कौन सा है? दूसरा। और यह कब घोषित हुआ? 30 मई 2025 को। चौथा कौन सा है? त्रिपुरा। और यह कब हुआ? जून 2025 में। तो पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। दूसरा राज्य कौन सा है? गोवा। तीसरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ओवरऑल पहला कौन सा है? लद्दाख, जो कि क्या है? एक
यूनियन टेरिटरी। अब हम यह समझते हैं कि जो यह नए राज्य हैं, इनकी स्थापना की व्यवस्था क्या है। अब आपको यह क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब भी ऐसे राज्यों से संबंधित प्रावधान या राज्यों से जुड़ी खबरें रहती हैं, तो क्या करता है आपसे बैकग्राउंड में जाके उनकी हिस्ट्री पूछ लेता है। सबसे पहले आपसे यह पूछ लेगा कि यह राज्य बना कब था, इसकी स्थापना कब हुई या इससे जुड़े कोई अगर विशेष प्रावधान है तो वह क्या है। फिर आपसे क्रम पूछ लेगा कि भारत में जो नए राज्य जुड़े उनका क्रम क्या है। इसी के साथ यह भी कनेक्ट हो जाएगा कि भारत में जो नए राज्यों की व्यवस्था है या नए राज्य जो जोड़े जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं या फिर पुनर्गठित किए जाते हैं, इनकी व्यवस्था क्या है। यानी भारत में जो नए राज्य हैं, वह बनते कैसे हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल हम 360 डिग्री में इस पूरे टॉपिक को देख लेते हैं। तो नए राज्यों की जो स्थापना की व्यवस्था है, यह कहाँ है? तो अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 की, इसी के तहत यह व्यवस्था है। तो संविधान के अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, इसी के तहत व्यवस्था है कि नए राज्यों की स्थापना की जाएगी। कैसे? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा और उनको स्थापित कैसे किया जाएगा। यानी संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। इसी के तहत सिक्किम को 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बनाया गया। यानी अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है या फिर नए राज्यों की स्थापना हो सकती है। फिर है आपका अनुच्छेद 3। यह क्या कहता है? नए राज्यों का गठन या फिर उनकी सीमाओं में परिवर्तन। अब यहाँ देखिए, पूरा एक नया क्षेत्र क्या होगा? शामिल होगा और यहाँ क्या होगा? रूप परिवर्तित किया जाएगा। यानी नए राज्यों का गठन और उनकी सीमाओं में परिवर्तन। इसमें संसद को अधिकार है क्या? कि वह नए राज्यों का गठन करे, जो मौजूदा राज्य हैं उनकी सीमाओं में, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर दे या फिर उनके नाम में परिवर्तन कर दे। इसी के तहत किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर भी एक नया राज्य बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रावधान यह है अनुच्छेद 3 में कि जो नए राज्य हैं, इनका परिवर्तन करके, यानी जो पुराने राज्य हमारे पास हैं, इनकी सीमाओं में परिवर्तन करके, इनके नामों में परिवर्तन करके, इन सब के तहत जो परिवर्तन है, वह करके नए राज्य का गठन किया जाए। जैसे किसी एक राज्य से 2 राज्य बना दिए जाए। तो यह सब किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत। जब भी ऐसा प्रावधान करना है, यानी विधेयक पेश करना होगा, संविधान संशोधन करना होगा, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यह विधेयक पेश किया जाएगा। यानी ऐसा कोई विधेयक जो नए राज्यों की स्थापना से जुड़ा है, वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जा सकता है। जो आपका राष्ट्रपति है, यह इन विधेयकों को जो विधानमंडल है, यानी जो विधान परिषद है या विधान सभा है, उनके पास विचार के लिए भेज सकता है। अब यहाँ आप प्रावधान समझेंगे, राष्ट्रपति भेज सकता है, लेकिन जो आपके विधानमंडल है, उनकी जो सलाह है, वह बाध्यकारी नहीं है किस पर? संसद पर। यानी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा में परिवर्तन करना है, तो यह विधानसभा में भेजा जाएगा। विधानसभा अपने विचार रख सकती है, लेकिन संसद, संसद मतलब जो आपकी लोकसभा है और जो आपकी राज्यसभा है, यह इन विचारों को माने या फिर ना माने या उन पर डिपेंडेंट है। यानी राष्ट्रपति विचार के लिए भेज सकता है, विचारों को रखा जा सकता है, लेकिन यह विचार बाध्यकारी नहीं है। ऐसे जो भी विधेयक होंगे, यानी सीमा में परिवर्तन का जो विधेयक है या राज्यों की सीमा में परिवर्तन का जो विधेयक है, नए राज्यों की स्थापना से संबंधित अगर कोई विधेयक है, वह सब कैसे पास होंगे? साधारण बहुमत से। यानी उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का बहुमत, यह आपको ध्यान रखना होगा। तो पास कैसे होगा? साधारण बहुमत से। इसी के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और इसके लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। इसे हम समझते हैं अभी। इन्हीं प्रावधानों के तहत 2019 में जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। यानी नए राज्यों की स्थापना से जुड़ी जो प्रक्रिया है, इसमें क्या है? जो आपकी संसद है, इसी को पूर्ण अधिकार है। साधारण बहुमत से भी नए राज्य स्थापित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है जब भी ऐसे विधेयक पेश किए जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, इसके तहत भी नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यानी नए राज्य बनाए गए। इसी के तहत 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना। इससे क्या हुआ? जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो संसद के पास ही पूर्ण अधिकार है।
फिर बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। यह क्या है? पूरक प्रावधान। जो आपका अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और इनको साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। जब भी संविधान संशोधन होता है, तो संविधान संशोधन के लिए आपको क्या चाहिए? विशेष बहुमत। इसीलिए जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि यह कैसे पास होंगे? साधारण बहुमत से। एक फिर हो गया आपका अनुच्छेद 4, जिसमें व्यवस्था है पूरक प्रावधानों की। इसके तहत जो आपकी संसद है, उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है और फ्लेक्सिबल बनाए जाने का मतलब यह है, जो जटिल प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, उससे नहीं गुजरना होगा, बल्कि आसानी के साथ राज्यों की सीमा में परिवर्तन या फिर नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। तो यह नए राज्यों की स्थापना से जुड़ी प्रक्रिया है। अब हम क्रम देख लेते हैं। यहाँ से आपके खूब सारे प्रश्न बनते हैं। आपसे क्रम पूछा जाएगा, आपसे वर्ष पूछा जाएगा, आपसे संविधान संशोधन पूछा जाएगा कि किसके तहत यह किया गया था। वर्तमान में भारत में कितने हैं? 28 राज्य। और यह 28 राज्य कहाँ से हुए? 14 राज्यों से। यानी पहले जब देश आजाद हुआ, उस समय कितने राज्य थे? 14 राज्य। 14 से हो गए 28। यह कैसे हुआ? ज्यादातर क्या हुआ? जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956, उसी के तहत नए राज्यों का प्रवेश हुआ या फिर नए राज्य बनाए गए। जब देश आजाद हुआ था, यानी 1947 में जब देश आजाद हुआ था और 1950 तक जब संविधान लागू हुआ, उस समय जो राज्य है वह कैसे थे? इन राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी जब देश आजाद हुआ था, उस समय जो आपके राज्य है वह 4 श्रेणियों में विभाजित थे। कैसे कैसे? कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिशरों के अधीन थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो रियासतों के अधीन थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो स्वतंत्र थे और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल था, यानी केंद्रीय व्यवस्था का डायरेक्ट कंट्रोल था। इसी के तहत यह विभाजन किया गया था। जैसे जो आपका भाग 1 है, अब इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। भाग ए, बी, सी और डी, यह 4 भाग थे। तो भाग 1 में क्या था? पूर्व ब्रिटिश प्रांत, यानी ऐसे क्षेत्र जहां ब्रिटिश गवर्नर और विधानसभा की स्थापना थी। यानी भारत में भाग 1 में वह राज्य थे जो पूर्व ब्रिटिश प्रांत थे और इसका मतलब यह वहां विधानसभाएं थी। इसके बाद भाग बी था। भाग बी में वह क्षेत्र थे जहां पर रियासतें थी और इनका प्रमुख कौन होता था? राजा। तो भाग ए का प्रमुख कौन होता था? गवर्नर। भाग बी का प्रमुख कौन होता था? राजा। भाग सी में कौन है? केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर क्या होता था? कमिश्नर होता था। और भाग 4 में क्या था? विशेष क्षेत्र। तो भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, 4 श्रेणियों में यह डिवीजन था। स्वतंत्रता के समय क्या था? भाग ए में थे 9 राज्य। इनमें कौन था? असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यह 9 थे किसमें? भाग ए में। भाग बी में कितने थे? इनमें भी 9 राज्य थे, जिनमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और विंध्य प्रदेश। यानी यहाँ पर थी आपकी विधानसभा और यहाँ थे आपके राजा। भाग बी हो गया। भाग सी में अगर हम देखें तो इसमें 10 राज्य थे, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, क्वार्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। ये जो आपका विंध्य प्रदेश है, इसको कुछ जगहों पर भाग बी में भी जोड़ा गया है और कुछ जगहों पर भाग सी में भी जोड़ा गया है। जैसे हमने यहाँ देखा तो विंध्य प्रदेश को भाग बी में भी रखा गया है, तो इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था। तो भाग बी हो गया, भाग सी हो गया। भाग डी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक राज्य है, कौन सा? अंडमान और निकोबार। तो इस तरह यह व्यवस्था थी। फिर क्या हुआ? 1956 में इस श्रेणीकरण को समाप्त किया गया। कारण क्या? भाषा के आधार पर और क्षेत्रों के आधार पर काफी असंतोष था। यह जो डिवीजन था ABCD वाला, यह अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार किया था। लेकिन धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद धीरे धीरे यह मांग बढ़ने लगी कि भाषा के आधार पर क्षेत्रों को अलग किया जाए, क्षेत्रों के आधार पर इन्हें अलग किया जाए। सबसे ज्यादा मांग उठी भाषा के आधार पर। लोगों ने कहा कि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ रखा जाए और यह धीरे धीरे क्या बन गया? आंदोलन बन गया। इसी के तहत जो तेलुगु भाषा क्षेत्र है, वहां पर आंदोलन हुआ विशालाग्र और इसको लीड कौन कर रहा था? पोट्टू श्रीरामुलु। और यह अनशन पर बैठ गए। अनशन के तहत बैठने पर 1952 में इनकी डेथ हो गई। यह मांग किसकी कर रहे थे कि भाषा के आधार पर जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है इसको अलग किया जाए। और जब इनकी डेथ हो गई तो यह मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। पहले भी यह मांग हो रही थी,
जैसे आपके जो मराठी भाषी क्षेत्र है, गुजराती भाषी क्षेत्र है, यह भी बार-बार यह माँग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर उनका नया राज्य बनाया जाए। इसके अलावा क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से यह स्ट्रक्चर बनाया था, तो इनमें जो व्यवस्थाएँ थी, वह अलग-अलग थी। जैसे भाग ए में गवर्नर था, भाग बी में राजप्रमुख था यानी राजा था, भाग सी में क्या था कमिश्नर था। तो अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। भारत को जोड़े रखने के लिए और एक जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यह भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो पहला कारण क्या हो गया? बहुत ज़्यादा डिमांड थी। दूसरा कारण क्या था कि प्रशासनिक रूप से बहुत कुव्यवस्था थी। तीसरा क्या हुआ? 1953 में एक आयोग बना क्योंकि यह माँग लगातार उठ रही थी, तो भारत सरकार भी यह चेक करना चाह रही थी कि वास्तव में यह माँग जायज़ है या नहीं है। इसके लिए एक आयोग बना 1953 में फज़ल आयोग। इस फज़ल आयोग को ही कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने भी यह सिफ़ारिश की या फिर इसने भी यह सुझाव दिया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है, वह किसके आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर। तो श्रेणीकरण समाप्त कैसे हुआ? 1956 में पुनर्गठन अधिनियम से। क्यों हुआ? भाषाई असंतोष था, प्रशासनिक असमानता थी और आयोग की सिफ़ारिश भी थी। आयोग कौन-सा? फज़ल अली आयोग। फिर इन राज्यों को पुनर्गठित कैसे किया गया? इसकी प्रक्रिया क्या थी? अधिनियम आया आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसी के तहत इस श्रेणीकरण को समाप्त किया गया और नए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी के तहत 7वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1956 में। यह श्रेणीकरण हटाया गया और जितने भी राज्य हैं, इनको बराबर का दर्जा दिया गया। नए राज्य कैसे-कैसे बने? इनका क्रम क्या है? यह हम समझते हैं। यहाँ से खूब सारे प्रश्न बनते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा स्पेशली इनकी डेट या फिर इनका ईयर। डेट क्यों? क्योंकि डेट से आपसे पूछा जाएगा स्थापना दिवस और ईयर से पूछा जाएगा कि कब यह अलग हुए। तो बात करें हम गुजरात की और महाराष्ट्र की। इनकी स्थापना दिवस कब है? 1 मई 1960। यहाँ पर भी क्या था? भाषाई आंदोलन यानी मराठी भाषा के लोग और गुजराती भाषा के लोग यह अलग-अलग राज्यों की मांग कर रहे थे। इसी के तहत आया बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 और बॉम्बे राज्य को विभाजित किया गया। फिर बात आई नागालैंड की। यह कब बना? 1 दिसंबर 1963 को। यहाँ पर जो नागा आदिवासी हैं, यह भी अलगाववाद की मांग कर रहे थे। इसी के तहत आया नागालैंड राज्य अधिनियम 1962। आया कैसे? 13वें संविधान संशोधन से और असम से अलग करके एक नया राज्य नागालैंड बनाया गया। फिर हुआ आपका हरियाणा और पंजाब का पुनर्गठन। यह कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। भाषाई आधार पर यहाँ भी विवाद था। इसी के तहत आया पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और पंजाब से अलग करके हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया। फिर हुआ आपका हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा। यह कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को। यहाँ पर भी प्रशासनिक मांग थी और यह डिमांड की जा रही थी कि केंद्र शासित प्रदेश से इसको राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम आया 1970 और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर बारी आई मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की। 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना की गई। यहाँ पर भी अलगाववाद की बात थी, यानी आदिवासी क्षेत्र, क्षेत्रीय पहचान के लिए लड़ने वाले लोग और भाषा के आधार पर लड़ने वाले लोग खड़े हो चुके थे। इसके तहत अधिनियम कौन सा आया? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया गया। यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा यह पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। 1972 में इनको राज्य बनाया गया। राज्य बनाने के पीछे जो अधिनियम आया वह कौन सा था? उत्तर प्रदेश क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। अगला राज्य बना सिक्किम 16 मई 1975 को और इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 36वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1975 में। फिर बारी आई मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की। यह राज्य कब बने? 20 फरवरी 1987 को। यहाँ पर भी जो मिजो जनजाति है, नागा है, यह विद्रोह कर रहे थे। इसके तहत जो अधिनियम आया वह आया मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 53वें संविधान संशोधन से और अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 55वें संविधान संशोधन से और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद स्थापना हुई गोवा की 30 मई 1987 को। यहाँ गोवा मुक्ति आंदोलन चला और गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम आया 1987 में और इसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर बारी आई छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। 2000 में इनकी स्थापना हुई। इनकी स्थापना से जुड़ी जो डेट है
यह आपको याद रखनी होगी। इससे 2 चीज़ें आपको याद रहेंगी। एक स्थापना दिवस, दूसरा इनका क्रम, क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई कब? 1 नवंबर को। फिर उत्तराखंड की स्थापना हुई कब? 9 नवंबर को। फिर झारखंड की स्थापना हुई कब? 15 नवंबर को। तो पहले कौन-सा आया? छत्तीसगढ़, फिर आया आपका उत्तराखंड, फिर आया आपका झारखंड। छत्तीसगढ़ कब आया? 1 नवंबर को। उत्तराखंड कब आया? 9 नवंबर को। और झारखंड कब आया? 15 नवंबर को। तीनों कब आए? 2000 में, यानी वर्ष 2000 में। अधिनियम कौन-कौन से हैं? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। यानी जो आपका छत्तीसगढ़ है, वह कहाँ से बना? मध्य प्रदेश से। जो आपका उत्तराखंड है, वह कहाँ से बना? उत्तर प्रदेश से। और जो आपका झारखंड है, वह कहाँ से बना? बिहार से। यानी बिहार से अलग होकर बना झारखंड, यूपी से अलग होकर बना उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़। कब बने? 2000 में। इसके बाद तेलंगाना की स्थापना हुई कब? 2 जून 2014 को। और इसके लिए अधिनियम कौन सा आया? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। और इसके तहत आंध्र प्रदेश से अलग किया गया किसे? तेलंगाना को। और 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। तो इस तरीके से भारत में नए राज्यों की स्थापना कैसे हुई, उनका क्रम क्या है, उससे जुड़े जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है, वह कौन-कौन से हैं। इसके साथ-साथ जो करंट अफेयर की एक न्यूज़ थी कि मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा दिया गया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।